बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुजाहिद रशीद और मैं आपका बायोलॉजी का टीचर हूँ। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 से, बायोलॉजी टेक्स्ट बुक पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँगा बायोलॉजी का। और ये हमारी जो क्लास है ये प्री मेडिकल की क्लास है। प्री मेडिकल की क्लास से मतलब ये है कि मेडिकल फील्ड में जाने से पहले आप जिस क्लास में बैठे हैं वो आपकी प्री मेडिकल की क्लास है। तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बायो का कि बायोलॉजी है क्या चीज़ और किस तरह से ये हमारी लाइफ के अंदर रोल प्ले कर रही है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये हमारे पास बायोलॉजी जो है ये साइंस की एक ब्रांच है या साइंस की एक शाख है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि वर्ड साइंस जो है ये क्या है और हम लोग इसको किस तरह से जो है वो लेके चलते हैं। साइंस, याद रखिएगा, किसी भी ऐसे नॉलेज को हम लोग बोलते हैं, साइंस इज़ अ नॉलेज। ये एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। मतलब मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो साइंस हमारे पास एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी का नाम है। साइंस हमारे पास तजर्बाती इल्म का नाम है। अगर मैं इसकी प्रॉपर डिफाइन की बात करूं तो साइंस में हम लोग जो सबसे पहला काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन और फॉर्म, हम लोग साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन को बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन और फॉर्म, सबसे पहला जो काम होता है साइंस के अंदर वो है ऑब्जर्वेशन बनाना। उसके बाद जो दूसरा काम है साइंस के अंदर वो हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड। यानी साइंटिफिक स्टडी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड। हम लोग साइंसी इल्म के अंदर जो पहला काम करेंगे वो हमारे पास होगा ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना है। यही डिफरेंस है बाकी नॉलेजेस के अंदर और साइंटिफिक नॉलेज के अंदर। आपके जितने भी बाकी अलूम हैं वो नॉलेज तो है उनमें, इल्म तो है उनमें, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे। तो किसी भी उस इल्म को हम लोग साइंस बोल रहे हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। मतलब हम लोग साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन सबसे पहले बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हमने कंक्लूजन्स निकालनी है। कंक्लूजन्स, हम लोग नताइज निकालेंगे। कंक्लूजन्स एट द एंड हम लोग उससे कोई ना कोई जो है वो नतीजा अखज़ करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग साइंस का इल्म क्यों हासिल करते हैं। हम लोग साइंस का इल्म इस वजह से हासिल करना चाहते हैं ताकि हम लोग इजीली नेचर को समझ सकें। मतलब साइंस हमारे पास इट इज़ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर। इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। ये हमारे पास ऐसा इल्म है, अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर, कि जिसके ज़रिए हम लोग नेचर के बारे में जान सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप सबका ये क्वेश्चन होगा कि सर साइंस के ज़रिए हम लोग नेचर को जानना चाहते हैं, तो ये नेचर क्या चीज़ है। तो चलते हैं, आइए नेचर की डिफ़ाइन मैं आपको बता देता हूँ। नेचर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है दैट इज़ नॉट मेड बाई ह्यूमन बीइंग। यानी किसी भी ऐसी चीज़ को हम लोग नेचर कहेंगे जो इंसान की बनी हुई ना हो, हम उसको नेचर बोलते हैं। मतलब फितरत या कुदरत की जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं कुदरत से रिलेटेड, हम उन तमाम को नेचर बोलते हैं। तो साइंस हमें नेचर को समझने के अंदर हमारी जो है वो मदद कर रही है। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ड बायोलॉजी की तरफ कि बायोलॉजी जो है वो क्या है। बायोलॉजी, याद रखिएगा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली नेचर का कंसेप्ट जो है वो लेंगे। हम लोग इजीली जो है नेचर के बारे में जान सकते हैं। तो इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में इट इज़ अ वे ऑफ
वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। हम लोग बायोलॉजी की मदद से नेचर को समझ सकते हैं। नेचर से मुराद ये कि हम फितरत को समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको नेचर की डिफ़ाइन बताई कि कोई भी ऐसी चीज़ नेचर है जो इंसान की बनी हुई ना हो, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात इन्वॉल्व हो, कुदरत की बनाई हुई, हम उस चीज़ को नेचर बोलते हैं। तो बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके ज़रिए हम लोग नेचर को जो है वो समझते हैं। अगर मैं बायोलॉजी की लफ्ज़ी मतलब की तरफ जाऊँ, लिटरल मीनिंग, द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग देखूं तो बायोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है वो हमारे पास है स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब हम लोग बायोलॉजी के अंदर लाइफ की स्टडी करने जा रहे हैं, लाइफ की स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास लिटरल मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद हम आते हैं वर्ड बायोलॉजी की तरफ। वर्ड बायोलॉजी जो है डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से आपको डिराइव होता हुआ नज़र आता है। और दो जो यूनानी लफ्ज़ हैं हमारे पास, ग्रीक वर्ड्स हैं, उनमें एक हमारे पास है बायोस और सेकंड हमारे पास है लोगोस। बायोस का मतलब होता है जी लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। मतलब हमें इसके लफ्ज़ी मीनिंग से हमें यह समझ आई कि बायोलॉजी के अंदर हम लोग लाइफ की स्टडी करने जाएंगे। अब कौन लोग ऐसे हैं जो लाइफ की जो है वो स्टडी करते हैं? तो जो लोग लाइफ की स्टडी करते हैं हम लोग उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट याद रखिएगा वो पर्सन होता है, अ पर्सन दैट स्टडी अबाउट लाइफ। वो पर्सन जो लाइफ का इल्म हासिल करेगा हम उसको नाम देंगे दैट इज़ बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजी या लाइफ का इल्म रखने वाले शख्स को हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक बायोलॉजिस्ट के ज़िम्मे क्या ड्यूटी है कि क्या सिर्फ उसने लाइफ को ही डिस्कस करना है या नहीं? तो एक बायोलॉजिस्ट हमेशा याद रखिएगा लाइफ को भी डिस्कस करेगा और साथ साथ लाइफ के उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। डिस्कस द लाइफ एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी एक बायोलॉजिस्ट का ये काम है कि उसने लाइफ को स्टडी करना है और साथ साथ उसी बायोलॉजिस्ट ने उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करना है जिनको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं। कौन से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स? दैट इफेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग्स इन एनी वे, जो किसी भी तरह से लिविंग थिंग्स पर असरअंदाज हो रहे हों। मैंने यहाँ पे ये बताया कि एक बायोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो बायोलॉजी से इल्म हासिल, जो बायोलॉजी से रिलेटेड इल्म रखता है, जो लाइफ की स्टडी करता है, हम उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। और साथ ही मैंने ये बताया कि बायोलॉजिस्ट का काम हरगिज़ ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ को स्टडी करे, बल्कि बायोलॉजिस्ट लिविंग थिंग के साथ साथ, लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ साथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। और कौन से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स? दैट इफेक्ट ऑन द लिविंग थिंग्स इन एनी वे, जो किसी भी फॉर्म में लिविंग थिंग्स के ऊपर असरअंदाज हो रहे हों। जैसा कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि बीइंग ए बायोलॉजिस्ट हमारा ये काम हरगिज़ नहीं होगा कि हम किसी पंखे के बारे में इल्म हासिल करें, हालांकि ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। बीइंग ए बायोलॉजिस्ट मेरा ये काम नहीं होगा कि मैं किसी चेयर या किसी डाइस या किसी कैमरे के बारे में स्टडी करूं, हालांकि ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन बायोलॉजिस्ट का ये काम है कि उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े जिसकी वजह से, जिसके होने की वजह से आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं उन पर डायरेक्टली असर पड़ रहा हो। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक बायोलॉजिस्ट का ये काम होना चाहिए कि वो हवा के बारे में स्टडी करे, एक बायोलॉजिस्ट का ये काम होगा कि वो लाइट के बारे में स्टडी करे, एक बायोलॉजिस्ट का ये काम होगा कि वो गैसेस के बारे में स्टडी करे, एक बायोलॉजिस्ट का ये काम होगा
कि वो किसी भी स्मोक, पॉल्यूशन उसके बारे में स्टडी करे। ये वो तमाम तर नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। मतलब अगर लाइट ना हो तो हमारी ज़िंदगी पे असर पड़ता है, अगर पानी ना हो तो कोई भी चीज़ जो है वो लिविंग नहीं रह सकती, अगर हमारे पास धुएँ का लेवल एकदम से इस कायनात में बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक सी बात है हमारी लाइफ पे उसका असर होगा। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जिसको बायोलॉजिस्ट ने जाकर जो है वो स्टडी करना है। उसमें मैं 3-4 फैक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ। एयर है, उसके बाद हमारे पास लाइट है, उसके बाद हमारे पास गैसेज हैं, और उसके बाद जी हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास है स्मोक। तो ये वो 3-4-5 बड़े फैक्टर हैं जिसमें आप पोल्यूशन भी साथ ऐड कर लें। तो ये वो 4-5 फैक्टर हैं जिनका लिविंग थिंग्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो असर होता है। अगर ये ना हो तो कोई भी चीज़ जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ये वाले हैं जिनको एक बायोलॉजिस्ट ने लाजमी तौर पे स्टडी के अंदर लेके आना है, और साथ साथ एक बायोलॉजिस्ट किसके बारे में स्टडी करेगा, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेगा। तो कल इंशाल्लाह देखते हैं कि हम बीइंग ए बायोलॉजिस्ट किसी भी चीज़ को लिविंग कब कंसिडर करते हैं, या बीइंग ए बायोलॉजिस्ट हमारी नज़र में लाइफ की जो है वो क्या डिफ़ाइन है।